देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, बौद्ध साहित्य महावंश का लेखक महानाम था। दूसरा, चाणक्य की अर्थशास्त्र 20 अधिकरणों में क्या है कि विभक्त है। ठीक, तो देखिए इसमें जो सही आपका ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है कि बौद्ध साहित्य महावंश का लेखक तो महानाम है, ये बात तो सही है। लेकिन चाणक्य की अर्थशास्त्र में जो अधिकरणों की संख्या वो 20 नहीं है, वो अधिकरण कितने हैं, ये 15 अधिकरण है टोटल। ठीक है, तो इस तरह से आपका केवल 2 सही है, यानी ये केवल 2 सही है, 1 गलत, केवल 1 सही है 2 गलत है, सॉरी केवल 1 सही है, ये 2 गलत है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेदांग 6 हैं और पुराणों की संख्या 8 है। बिल्कुल सही, वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या कितनी है टोटल, तो पुराण 18 हैं। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगवती सूत्र जैन साहित्य है, आचरांग सूत्र बौद्ध साहित्य है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया 1 सही है, ऑप्शन बी 2 सही, ऑप्शन सी 1 2 सही है और ऑप्शन डी न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। ठीक, अब इसमें क्या है कि केवल इसमें जो है 1 सही है। क्यों सही है, क्योंकि भगवती सूत्र आचरांग सूत्र दोनों जो है ये जैन साहित्य हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या हैं, ये जैन साहित्य से संबंधित हैं। इस प्रकार से ये क्या है, ए सही हो गया। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुक्ता गेंडोर रावी नदी के तट पर है। दूसरा, रोपड़ पंजाब में स्थित है। तो देखिए अब इसका दिया है कि ए सही है, बी दिया है 2 सही है, सी 1 2 सही है और डी न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो चलिए प्रश्न पर थोड़ा देखते हैं। ये सुक्ता गेंडोर जो है ये सैंधव घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है और ये जो है ये किस पे स्थल है, ये किस पे स्थित है। तो देखिए थोड़ा सा मैं सैंधव घाटी का सीमांकन कर देता हूं। सीमांकन में देखिए ये है सबसे उत्तरी भाग यानी नॉर्थ, ये है सबसे ईस्ट और ये है सबसे साउथ और ये है वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ वाला भाग है ये है मांडा, क्या है मांडा। ये जो है ये है दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद और ये है सुक्ता गेंडोर, गेंडोर। ठीक, और ये पूरब का है आलमगीरपुर। ठीक, अब ये चलिए देखते हैं कि ये पूरब वाला क्या हुआ, आलमगीरपुर। अब ये जो मांडा है ये किस पे है, तो मांडा जो है ये चिनाब नदी पर है। इस पर है, चिनाब नदी पर है, यहाँ चिनाब नदी है। ये जो है ये जो सबसे दक्षिण वाला है ये गोदावरी की सहायक नदी है, इसको हम कहते हैं गोदावरी सहायक नदी है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी पर है। ठीक, तो गोदावरी के सहायक प्रवरा। और ये वाला जो है ये हिंडन नदी है। ये कौन सा है, हिंडन नदी पूरब। और ये पश्चिम वाला है ये है दस्त नदी, दस्त नदी। तो इस प्रकार से जो है हमने क्या किया कि सैंधव घाटी सभ्यता का एक सीमांकन कर दिया। इससे अभी क्वेश्चन कोई भी आए आप लोग कर सकते हैं। तो ये रावी नदी पर न होकर के ये किस पे है, ये दस्त नदी पे है। तो इस प्रकार से केवल आपका 2 सही है 1 गलत है। ठीक, 2 सही है 1 गलत है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। ये दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या है, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक, किस ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी जैमिनी ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है ना, किसमें कहा गया है,
तो शतपथ ब्राह्मण में। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रुद्रदामक क्या है। अब ऑप्शन ए चांदी का सिक्का, ऑप्शन बी शासक का नाम, ऑप्शन सी एक राज्य क्षेत्र और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कई नहीं। तो देखिए ये दिया है क्या, रुद्रदामक, और एक है रुद्रदामन। रुद्रदामन, तो दामन और दामक में अंतर समझ में आ गया, तो इसलिए जो दिमाग आपका शासक पे जाता होगा वो तो कट गया। ठीक, तो रुद्रदामक जो था ये जो था एक चांदी का क्या था, सिक्का था। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महायान के ग्रंथ का मान्यता किस भाषा में है। तो महायान के ग्रंथ की मान्यता किस भाषा में है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी पाली भाषा, ऑप्शन डी प्राकृत भाषा। तो ये जो है किसमें लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। बौद्ध संगीत आचार्य हुई थी, इसमें प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कनिष्क। तो देखिए इसका सही आंसर है ये महाकश्यप। कौन सा है, महाकश्यप। और उस समय जो था शासक था ये अजातशत्रु था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रवण बेलगोला क्या है। श्रवण बेलगोला क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ, शिव मंदिर, वैष्णव प्रथा और जैन तीर्थ क्षेत्र। देखिए श्रवण बेलगोला जो है ये कर्नाटक में है और यहां पे ये जैनियों का तीर्थ क्षेत्र है। ठीक, इसी श्रवण बेलगोला में जो है जैन तीर्थंकर भद्रबाहु अपने शिष्य किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गया। यहां सनलेखना विधि से अपने इसने प्राण को त्याग दिया। यहां पे महाबलीपुरम का मंदिर भी है। ठीक, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ने ही ऑप्शन ए कलिंग पर विजय प्राप्त किया, ऑप्शन सी जैन धर्म अपनाया, ऑप्शन सी यूनानियों को युद्ध किया, ऑप्शन डी हिंदू मंदिर बनवाए। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल ये दोनों क्या किए थे, ये जैन धर्म ग्रहण किए थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निकाय किससे संबंधित है। निकाय किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है कि जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म से और ऑप्शन डी शैव धर्म से। तो निकाय किससे संबंधित है, निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, ये बौद्धों में निकाय की बात कही गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि जाति प्रथा की आलोचना करने वाला प्रथम ग्रंथ बज्र सूची के रचयिता कौन थे। तो जाति धर्म की आलोचना करने वाले प्रथम ग्रंथ बज्र सूची की आलोचना करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं ये हैं कौन, अश्वघोष हैं। ठीक है, प्रश्न पे याद ध्यान दीजिएगा। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी। ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी महेंद्रगुप्त, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी तथा गुप्त। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला कौन था, उपगुप्त था। ठीक है ना, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि रजुक कौन थे। रजुक कौन थे। ऑप्शन ए चोल राज्य के व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य राज्य के अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग और ऑप्शन डी शासक वर्ग। तो क्या थे भाई रजुक। तो रजुक जो थे मौर्य शासन काल के ये अधिकारी थे। ये नाप तौल करते थे, रज मतलब होता है रस्सी, ये माप तौल खेतों की माप करते थे। तो ये थे मौर्य शासन के क्या थे, अधिकारी थे। ठीक है ना, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि कारवा बनकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था। जो व्यापारियों का कारवा चलता था उसका जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था सारथवाह। क्या कहा जाता था, सारथवाह। और जो व्यापारियों की टोली होती थी उसको कहते थे श्रेणी। ठीक है ना, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कलिंग लेख, ऑप्शन बी भाबरू लेख, ऑप्शन सी सुपारा लेख, ऑप्शन डी जीवनागढ़ लेख। तो अशोक के भाबरू लेख में जो है बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में ब्रज क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में जो था ब्रज क्या था, ये था
पशुओं से प्राप्त आय, जो पशुओं से प्राप्त आय होता था उसको ब्रज कहा जाता था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित पर विचार करें। ए वन जो है एग्रोनोमोई जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था, और दो रूप दर्शक सोने एवं चांदी के आभूषणों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी था। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो देखिए एग्रोनोमोई जो है जिले एवं सड़क का कार्य तो करता था, तो इसलिए ए सही है, लेकिन रूप दर्शक सोने चांदी के आभूषणों की जांच नहीं करता था, यह मुद्राओं की जांच करता था। जो मुद्रा ढाली जाती थी उसमें धातु कम डाला गया है या सही है या नकली धातु है, तो ये रूप दर्शक जो है ये मुद्राओं का जांच करता था, इसलिए ये क्या है, गलत है, इसलिए आपका केवल 1 सही है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में परिवज्रिका महिला गुप्तचर को कहते थे। 2 व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक, तो देखिए ये दोनों सही है। मौर्य काल में परिव्रजिका जो था महिला गुप्तचर को कहा जाता था, और जो ये व्यवहारिक है ये क्या था, ये न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। तो मौर्य काल में 2 तरह के न्यायालय थे। एक था न्यायालय जिसको कहते थे हम धर्मस्थी, और दूसरा जो था उसको कहते थे कंटक शोधन। तो कंटक शोधन और धर्मस्थी, तो धर्मस्थी जो था ये दीवानी न्यायालय का होता था, और कंटक शोधक जो था जहां कांटा गड़ गया तो ये समझिए कि फौजदारी का होता था। ठीक, तो जो व्यवहारिक होता था इसी धर्मस्थी का जो है प्रधान होता था। ठीक, और कंटक शोधन का जो था प्रदेष्टा था। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा ये है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें दक्षिण भारत के विजय को क्या कहा गया है, दिग्विजय, ऑप्शन बी दक्षिण विजय, ऑप्शन सी रण विजय और ऑप्शन डी धर्म विजय। तो इसको कहा गया है धर्म विजय। क्या कहा गया है, धर्म विजय के नाम से इसको जाना गया है, उसकी जो दक्षिण विजय थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। कौन सा गुप्त वंश के शासक 100 युद्ध का विजेता माना जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। ठीक, तो देखिए समुद्रगुप्त को ही 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, यहां तक कि इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे। तो सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के प्रचलित हुए थे वो किसके काल में हुए थे, ये हुए थे आपके गुप्त काल में। ठीक है, ये हुए थे आपके गुप्त काल में, इसको याद रखना है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कुछ अधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो ये कौन है, तो यह है आपका हर्षवर्धन, यह है हर्षवर्धन। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग नहीं लिया था, राष्ट्रकूटों ने ये भाग लिए थे, प्रतिहारों ने भाग लिए थे, पालों ने भाग लिए थे, लेकिन चालुक्य जो थे इसमें भाग नहीं लिए थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, कनिष्क का राजवैद्य कौन था, ऑप्शन ए मत्थर, ऑप्शन बी कुजुल, ऑप्शन सी चरक और ऑप्शन डी सुश्रुत। तो इसका जो राजवैद्य था वह कौन था, चरक था। ठीक है, ये जो था ये चरक था, कनिष्क का राजवैद्य का नाम क्या था, चरक। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सातवाहन शासक शासन लगभग कितने वर्षों तक चला। तो सातवाहन शासन लगभग कितने वर्षों तक चला, 200 वर्षों तक, 300 वर्षों तक, 400 वर्षों तक, 500 वर्षों तक। तो सातवाहन शासक जो है लगभग चलता है 300 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 300 वर्षों तक। ठीक, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था। ऑप्शन ए जो है
ये आपका दिया गया है, कौन सा है कि शिल्पाधिकारम, ऑप्शन बी मणिमेखले, ऑप्शन सी जीवक चिंतामणि और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये कौन सा होगा? ये सही होगा आपका मणिमेखले। क्या है? मणिमेखले। ये बौद्ध ग्रंथ से भी संबंधित है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो संगम युगीन चोल शासकों का धर्म जो था ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये शैव धर्म के अनुयायी थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि संगम कालीन चेर राज्य में आधुनिक कौन से राज्य क्षेत्र सम्मिलित थे? तो कौन से थे? तो जो उस समय का चेर राज्य था, वर्तमान का केरल और तमिलनाडु जो राज्य है वह चेरों के अधीन आता था। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया का टीका न्यूमोसील है। क्या है? न्यूमोसील है, बिल्कुल सही है। और इसको भारत बायोटेक ने तैयार किया है, ये गलत है, इसको भारत बायोटेक तैयार नहीं किया है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण नीति आयोग ने जारी किया। बिल्कुल सही है, उसी ने जारी किया। और इस नवा सूचकांक में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तो इसमें महाराष्ट्र जो है आपके पहले स्थान पर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? केवल एक सही होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है, केवल एक सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान पहला स्थान प्राप्त किया था। बिल्कुल सही। त्रिपुरा की झांकी ने द्वितीय पुरस्कार जीता। यह भी सही, यानी एक और दो दोनों सही है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि हाइनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो हाइनले पासपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वह क्या है? 85 थी। क्या थी? 85 है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? यह मनाने का निर्णय लिया गया है पराक्रम दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वह क्या है? यह जो है रैंकिंग जो है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 8, यानी भारत की जो रैंकिंग है वह है 7वें नंबर पर है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा से, ऑप्शन बी फसल सुरक्षा से, ऑप्शन सी ठंड के मौसम में बच्चों की मृत्यु से, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो ये जो है ऑप्शन ऑपरेशन सर्द हवा जो संबंधित है ये सीमा सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मां कैंटीन की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो ये ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो ये मां कैंटीन की शुरुआत की गई है ये की गई है पश्चिम बंगाल में, और अम्मा कैंटीन शुरू की गई थी कहां पे? वो तमिलनाडु में। अब जो है हो सकता है कि सरकार बदल दी गई, वहां बंद भी कर दी गई हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है ये केरल राज्य में है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने $304 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किस संस्था के साथ साइन किया है? किसके साथ किया है? ये IDBI के साथ किया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया डायरेक्टर जनरल जो है बनाया गया है किसको? ऑप्शन ए अजय माथुर, ऑप्शन बी संजय माथुर, ऑप्शन सी रमेश शुक्ला, ऑप्शन डी रामचंद्र अग्रवाल। तो ये बनाया गया है आपके अजय माथुर को। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत न्याय रिपोर्ट में किस राज्य को पहला स्थान मिला है?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो ये किसको मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को, ये मिला है महाराष्ट्र को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 3 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी और ऑप्शन डी 6 फरवरी। किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि भारत के किस शहर को FAO के द्वारा 2020 ट्री सिटी अवार्ड की मान्यता मिली? भारत के किस शहर को FAO के द्वारा 2020 की ट्री सिटी अवार्ड की मान्यता मिली? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें जो है सही आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को जो है ट्री सिटी अवार्ड मिला है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 यानी 20 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो युद्ध अभ्यास 20 जो है किन दो देशों के बीच में हुआ? ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत जापान, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। ये हुआ है देखिए भारत और अमेरिका के बीच में। इसके बीच में भारत और अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्हीं को इस ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि 2021 में कितने पद्म विभूषण सम्मान दिए गए? तो 2021 में कितने पद्म विभूषण सम्मान दिए गए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो ये दिए गए टोटल 7 पद्म विभूषण जो है 2021 में दिए गए। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जेंडर पार्क जो है स्थापित किया गया है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये कहां पे स्थापित किया गया है? ये केरल में स्थापित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 180 देशों में भारत का स्थान मिला है 86, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 86। ये याद रखिएगा, सूचकांक जो है बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये किया गया है राजस्थान में, ठीक है ना, ये राजस्थान में किया गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है पिछले सीरीज को लेकर के और इस सीरीज को लेकर के ये 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। फिर हम आगे जो है और क्वेश्चन इसी तरह से ला रहे हैं। तो यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं, आप जो हमारे इस चैनल पे बने रहें और टेस्ट सीरीज में भाग लें। टेस्ट सीरीज हमारे वेबसाइट पर भी जल्द ही उपलब्ध हो रही है, वहां से भी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन बैठ करके टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।